हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को भी ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो नदियों के बारे में जो आज हमारी अंतिम क्लास रहने वाली है, जो इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है ना, यानी जो इसके अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। और जो हमारा नदियों का टॉपिक है ना, उसको समाप्त करते हुए कल एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तो आज की क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिर क्या है, जो संभाग का जो अफवाह तंत्र है ना, उसके अंदर निम्न योगदान है। यानी कि जो हमारा संभाग होते हैं तो संभागों का भी अफवाह तंत्र के अंदर अपना अपना विशेष स्थान है। तो इनका जो योगदान है ना, आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि संभाग का क्या योगदान है। तो सबसे पहले जो हमारा संभाग आ जाता है ना, तो वह हमारा है बीकानेर संभाग। तो सबसे पहला हमारा कौन सा संभाग है, तो सबसे पहला जो हमारा संभाग है ना, वह हमारा है बीकानेर संभाग है। तो बीकानेर संभाग का क्या हो गया कि यहाँ पर आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। यानी जो हमारा बीकानेर संभाग है ना, वह आंतरिक प्रवाह तंत्र का भाग है। तो बीकानेर संभाग कौन सा है, तो बीकानेर संभाग हमारा आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। यानी इसके अंदर जो नदियाँ बहती है ना, वह यहीं पर ही बहती है, यानी यह आंतरिक ही है। जैसे इसके अंदर जो बीकानेर संभाग के अंदर हमारा कौन सा अफवाह तंत्र है, तो बीकानेर संभाग के हमारा घग्गर नदी अफवाह तंत्र है और यह आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। तो हमारा जो घग्गर अफवाह तंत्र है, तो वह कौन सा हमारा अफवाह तंत्र है, तो जो हमारा घग्गर अफवाह तंत्र है ना, वह क्या है, वह हमारा आंतरिक अफवाह तंत्र है। और आंतरिक अफवाह तंत्र का यह एक उदाहरण है। तो बीकानेर संभाग हो गया। तो बीकानेर संभाग का जो आंतरिक अफवाह तंत्र का ये कौन सा भाग है, और जो घग्गर है ना, घग्गर नदी इसका उदाहरण है। यानी बीकानेर जिले के अंदर जो नदियों का जो जल प्रवाह है ना, वह कौन सा है, वह है आंतरिक जल प्रवाह है। कौन सा जल प्रवाह है, वह है हमारा जो है आंतरिक जल प्रवाह है। और इसके अंदर किन किन का योगदान है, तो इसके अंदर जो हमारी घग्गर नदी है ना, उसका योगदान है। और यह आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। और यह किसका भाग है, यह आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा कौन सा है, तो अगला है हमारा जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग के अंदर क्या कुछ है, कौन कौन सी नदियां हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारा बीकानेर संभाग हुआ था ना, तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीकानेर संभाग से, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो बीकानेर संभाग है वह कौन सा अफवाह तंत्र का भाग है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि जो हमारा क्या हो गया, कि जो हमारा बीकानेर संभाग है ना, तो वह कौन सा संभाग है, यानी कौन सा नदी अफवाह तंत्र यहाँ पर है। तो जो बीकानेर संभाग है ना, वह जो है ना, वह आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। किसका भाग है, जो बीकानेर है ना, बीकानेर संभाग हमारा कौन सा हो गया, तो बीकानेर संभाग हमारा आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। किसका भाग है, आंतरिक अफवाह तंत्र का यह हमारा भाग है। उस जैसे इसके अंदर कौन क्या कुछ हो गया, जैसे इसके अंदर हो जाती है हमारी घग्गर नदी। तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर सबसे पहले हो जाती है घग्गर नदी। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो बीकानेर का जो आंतरिक प्रवाह है, ये यानी जो बीकानेर है ना, तो बीकानेर का जो आंतरिक प्रवाह का जो भाग है, उसके अंदर कौन सी नदी आती है, तो उसके अंदर जो नदी आती है वह घग्गर नदी आती है, जिसका क्या है, जिसका आंतरिक अफवाह तंत्र का वह भाग है। फिर जो अगला हमारा है, वह हमारा है जोधपुर संभाग। तो अगला संभाग हमारा कौन सा हो गया, अगला संभाग हमारा हो जाता है जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग को भी हमको अच्छी तरह से इसके बारे में जितनी डिटेल है ना, उनको लेनी होगी कि इसके अंदर कौन सी नदियां हैं और यह कौन सा जो है वह अफवाह तंत्र यहाँ पर है, तो उसका भी हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा जोधपुर संभाग है, तो जोधपुर संभाग के अंदर क्या है, जोधपुर संभाग के अंदर एक तो आंतरिक जल प्रवाह है
और उसी के साथ साथ यहाँ क्या है, यहाँ पर अरब सागर अपवाह तंत्र का भी भाग है। यानी यहाँ पर क्या है साथ ही साथ, तो साथ ही साथ यहाँ पर अरब सागर का अपवाह तंत्र भी इसी के अंदर शामिल है। यानी यहाँ अरब सागर का भी अपवाह तंत्र यहीं पर है। सबसे जो जोधपुर संभाग है, तो जोधपुर संभाग के अंदर एक तो आंतरिक हो जाता है और उसके बाद और यहाँ पर अरब सागर का अपवाह तंत्र का जो भाग है वह यहीं जोधपुर संभाग के अंदर है। जैसे कि जो लूनी नदी है ना, तो लूनी नदी अरब सागर का भाग है। तो जो लूनी नदी है वह किसका भाग है, तो लूनी नदी हमारी है उसका है अरब सागर का भाग है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अरब सागर का जो भाग है वह कौन सा है, जोधपुर संभाग के अंदर है। तो जोधपुर संभाग के अंदर जो अरब सागर का भाग है ना वह हमारी है लूनी नदी। यानी जो लूनी नदी है ना वह जोधपुर के अंदर अरब सागर का भाग है। किसका भाग है, अरब सागर का भाग है। और जो काकनी नदी है ना, यानी जो हमारी कांकनी नदी है ना वह आंतरिक अपवाह का भाग है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा जोधपुर संभाग है, तो जोधपुर संभाग के अंदर कौन कौन सी अपवाह तंत्र है, तो जो हमारा जोधपुर संभाग है ना, तो जोधपुर संभाग के अंदर हमारे एक तो सबसे पहला जो अपवाह तंत्र है ना वह तो हमारा है आंतरिक अपवाह तंत्र। कौन सा है, कौन सबसे पहला तो आ जाता है आंतरिक अपवाह तंत्र। और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद इसी के अंदर उसके अंदर है अरब सागर अपवाह तंत्र। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद अरब सागर अपवाह तंत्र उसी का भाग है। फिर क्या है, तो जोधपुर संभाग है उसके अंदर जो अरब सागर का भाग है, यानी जो अरब सागर का जो अपवाह है उसके अंदर कौन सी नदी है, तो उसके अंदर जो नदी है ना वह हमारी है लूनी नदी। और पूछ लिया जाए कि जोधपुर संभाग है ना, तो उसके अंदर जो आंतरिक अपवाह का भाग है उसके अंदर कौन सी नदी है, तो उसके अंदर हमारी कांकने नदी है। तो उसके अंदर कौन सी नदी हो जाती है, उसके अंदर हमारी कांकने नदी है। तो इस बात का हमको अच्छी तरह से याद रखना होगा कि जो जोधपुर संभाग है ना, तो जोधपुर संभाग के अंदर हमारा आंतरिक और अरब सागर अपवाह तंत्र दोनों इसी के अंदर शामिल है। यानी आंतरिक और अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है ना वे दोनों के दोनों इसी के अंदर शामिल है। और जो जोधपुर संभाग है ना, तो जोधपुर संभाग के अंदर जो लूनी नदी है ना, क्या हो गया, तो जोधपुर संभाग के अंदर जो लूनी नदी है ना वह अरब सागर का ही भाग है। तो जोधपुर के अंदर जो लूनी नदी है वो किसका भाग है, तो वह हमारा अरब सागर का भाग है। यानी वह अरब सागर का अपवाह तंत्र है। और उसके बाद जो कांकनी नदी है ना वह आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। तो वह जो कांकनी नदी है वह किसका भाग है, तो कांकनी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। तो आपको याद रखना होगा। तो जो हमारा जोधपुर संभाग है तो उसके बारे में हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, तो जोधपुर संभाग के अंदर हमारी आंतरिक के साथ साथ अरब सागर का अपवाह तंत्र भी इसी के अंदर शामिल है। जबकि जो हमारा बीकानेर संभाग है ना, तो बीकानेर संभाग के अंदर ओनली ओन आंतरिक अपवाह तंत्र है। तो बीकानेर के अंदर कौन सा अपवाह तंत्र है, तो बीकानेर के अंदर आंतरिक अपवाह तंत्र है। और इसके अंदर कौन सी नदी आती है, तो उसके अंदर जो नदी आती है ना वह है घग्गर नदी, जो कि वर्षाकालीन नदी है। यानी यह नदी के अंदर पानी जब भी आता है जब इसके अंदर वर्षा होती है, यानी जब वर्षा ऋतु आती है तब इसके अंदर पानी आता है। और जो घग्गर नदी है ना उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब घग्गर नदी के अंदर बाढ़ आ जाती है ना तो इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। तो यह आपको याद रखना होगा। जो हमारा जोधपुर संभाग है उसके भी बारे में आपने अच्छी तरह जान लिया है कि इसके अंदर आंतरिक और जो अरब सागर का अपवाह तंत्र का भाग है ना वह इसके अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ हैं, जो अरब सागर की जो अपवाह तंत्र के लिए जो नदी है ना वह तो है लूनी नदी। और जो आंतरिक प्रवाह की नदी है ना, तो आंतरिक प्रवाह की जो नदी है ना वह है काकने। कौन सी है, काकने नदी है जो आंतरिक प्रवाह की है। और अब अगला है हमारा नेक्स्ट
क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा हो जाता है उदयपुर संभाग। तो अब हमको उदयपुर संभाग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि उदयपुर संभाग के अंदर कौन कौन सा नदी अपवाह तंत्र है, कौन कौन सी इसके अंदर नदियां हैं, और यह जो नदियां है वह कहाँ पर जाकर गिरती है, उन सभी के बारे में अब हम चर्चा हासिल करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ ही साथ आप इसके नोट्स भी ज़रूर बनाएं, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम होगा ना आपका, तो एग्ज़ाम के अंदर आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इन नोट्सों को आप ज़रूर बनाएं। और जो मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ ना, मैं आपको 0 से लेकर हीरो तक बनाने वाली क्लास के हिसाब से करवा रहा हूँ, यानी इसके अंदर आपको लो बेस से लेकर हाई बेस तक के सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और जल्द ही आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और जो कि लाइव रहने वाली। और तो जो हमारा उदयपुर संभाग है उसके अंदर क्या कुछ है, तो उदयपुर संभाग के अंदर एक तो हो जाता है हमारा अरब सागर का अपवाह तंत्र। कौन सा हो गया, अरब सागर का अपवाह तंत्र। उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, का अपवाह तंत्र। तो क्या क्या हो गया उदयपुर संभाग के अंदर, तो उदयपुर संभाग के अंदर एक तो हमारा हो जाता है अरब सागर है, और उसके बाद है बंगाल की खाड़ी तंत्र का भाग है। तो आपको यह याद रखना होगा कि जो उदयपुर संभाग है ना, तो उदयपुर संभाग के अंदर हमको एक तो अरब सागर का अपवाह तंत्र, कौन सा, अरब सागर का अपवाह तंत्र, और उसके बाद हमको जो बंगाल की खाड़ी है ना उसका अपवाह तंत्र हमको देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो आंतरिक अपवाह तंत्र है ना वह इसके अंदर नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो उदयपुर संभाग है ना, तो उदयपुर संभाग के अंदर हमको एक तो हो गया हमारा अरब सागर का अपवाह तंत्र, और उसी के साथ साथ आपको इसी के अंदर कौन सा मिल गया, इसी के अंदर आपको मिल जाएगा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो आपको इस प्रकार इनको याद करना होगा कि जो हमारा उदयपुर संभाग है ना, तो उदयपुर संभाग के अंदर हमारा एक तो अरब सागर का अपवाह तंत्र है, और उसी के साथ साथ हमारा जो बंगाल की खाड़ी है ना उसका अपवाह तंत्र है। अगर हम इनकी नदियों की बात करें तो जो बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है ना, तो उसके अंदर सबसे पहले तो आ जाती है बनास नदी। कौन सी आ गई, बनास नदी। और साथ ही साथ जो बनास की जो सहायक नदियाँ हैं ना वह इसी के अंदर आ जाती है। और ये नदियाँ जो अपना जल है ना यह बंगाल की खाड़ी के अंदर उड़ेलती है। तो जो उदयपुर संभाग है, तो उदयपुर संभाग की कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है, तो इसका आंसर हो जाए तो बनास नदी। और जो साथ ही साथ जो बनास की जो सहायक नदियां हैं ना वह इनका जो जल है ना यह बंगाल की खाड़ी में अपने जल को उड़ेलती है। और फिर क्या है, जो अरब सागर का जो अपवाह तंत्र का भाग है ना, तो वह कौन सा है, तो जो अरब सागर का जो अपवाह तंत्र का भाग है ना उसके अंदर हमारी सोम और जाखम नदी आती है। तो सोम और जाखम नदी कौन से अपवाह के अंदर आती है, तो सोम और जो जाखम है ना वह अरब सागर की अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो उदयपुर के अंदर क्या कुछ खास हो गया, तो उदयपुर संभाग के अंदर जो सबसे पहला तो हो गया वह इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अरब सागर, और इसी के साथ साथ इसी के अंदर आपको बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र देखने को मिल जाता है। जैसे इसके अंदर हो गया हमारी बनास नदी, और इसी की होगी इसकी सहायक नदी। ये है ना, ये है बंगाल की खाड़ी का भाग है। तो बंगाल की खाड़ी का कौन सा भाग है, तो बंगाल की खाड़ी का भाग हमारा हो गया बनास नदी हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो बनास की सहायक नदियाँ है ना वह अपना जो जल है ना वह बंगाल की खाड़ी में उड़ेलती हैं। जो बनास की सहायक नदियाँ है ना वो सभी की सभी नदियाँ बनास नदी में आकर मिलती है, और ये बनास नदी अपना संपूर्ण जल बंगाल की खाड़ी के अंदर उड़ेल देती है।
उसके बाद जो अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है ना, तो उसके अंदर कौन कौन सी नदियां हैं, तो अरब सागर के जो अपवाह तंत्र है ना, उसके अंदर हमारी सोम और जाखम नदी है। यानी जो अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है ना, उसके अंदर सोम और जाखम नदी आती है। सोम और जो जाखम नदी है ना, वह जो अपना जल है ना, वह अरब सागर की अपवाह तंत्र के अंदर यानी अरब सागर के अंदर अपने संपूर्ण जल को उड़ेल देती है। तो इस प्रकार क्या हो गया कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र और अरब सागर का अपवाह क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। वो तो जो अरब सागर का जो अपवाह क्षेत्र है ना, उसके अंदर जो अपना जल है ना, वह एक तो सोम नदी और एक जाखम नदी है अपना संपूर्ण जल अरब सागर के अंदर डालती है। और जो बनास नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ है ना, वह अपना जल बंगाल की खाड़ी के अंदर उड़ेलती है। और इसके अंदर जो हमारा उदयपुर संभाग है ना, तो इसके अंदर हमारा कौन सा आंतरिक जो अपवाह तंत्र है ना, वह इसके अंदर शामिल नहीं है। यानी इसके अंदर आंतरिक अपवाह तंत्र नहीं है, इसके अंदर केवल और केवल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। तो आपको यह अच्छी तरह से याद होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा अगला है वह हमारा है कोटा संभाग। तो कोटा संभाग का क्या हो गया, तो कोटा संभाग का भी हमको अच्छी तरह से पूर्ण नॉलेज होना चाहिए। तो कोटा संभाग क्या हो गया, कोटा संभाग के अंदर क्या है, बंगाल की खाड़ी का भाग है। यानी जो कोटा संभाग के अंदर जो नदियाँ बहती है ना, तो कोटा संभाग है हमारा। तो कोटा संभाग के अंदर जो नदियाँ बहती है, तो वह अपना जल कहाँ पर उड़ेलती है, तो वह है ना जो अपना जल बंगाल की खाड़ी के अंदर उड़ेलती है। तो कोटा संभाग हमारा है, जो हमारा कोटा संभाग है, तो कोटा संभाग की जो क्या है, कोटा संभाग की जो नदियां हैं वह अपना जल कहाँ पर उड़ेलती है, तो कोटा संभाग की जो नदियां हैं ना, वह अपना जल बंगाल की खाड़ी के अंदर उड़ेलती है। तो यह हमको याद रखना होगा कि कोटा संभाग की जो नदियां हैं उनका जल कौन कहाँ पर जाता है, तो उनका जल बंगाल की खाड़ी के अंदर जाता है। तो यह इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। और पूछ लिया जाए कि जो कोटा संभाग है ना, तो उसकी कौन सी नदी का जल बंगाल की खाड़ी के अंदर जाता है, तो कोटा संभाग के अंदर जो चंबल नदी है और साथ ही साथ जो चंबल की जो सहायक नदी है ना, तो उन सभी का जल कहाँ पर जाता है, तो उन सभी का जल हमारी बंगाल की खाड़ी के अंदर जाता है। तो उसका जल कहाँ पर जाता है, तो उसका जल बंगाल की खाड़ी के अंदर जाता है। जो हमने उदयपुर संभाग पढ़ा था ना, तो उदयपुर संभाग के अंदर जो हमारी बनास है और जो इसकी सहायक नदी है ना, वह तो अपना जल बंगाल की खाड़ी में उड़ेलती है। और इसी तरह कोटा संभाग के अंदर जो चंबल है ना, तो चंबल तथा जो चंबल की सहायक नदी है ना, वह अपना जल है ना, वह बंगाल की खाड़ी के अंदर उड़ेलती है। तो यहाँ पर ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं कि उदयपुर संभाग व कोटा संभाग की ऐसी कौन सी नदियाँ हैं, जो ऐसी कौन सी जो मुख्य नदियाँ हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी के अंदर उड़ेलती है। तो वे कौन सी दो नदियाँ हो जाएगी कि उदयपुर और कोटा के अंदर जो उदयपुर संभाग के अंदर जो बनास नदी है और जो कोटा संभाग की जो चंबल नदी है ना, वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में उड़ेलती है। इसी के साथ साथ जो बनास नदी है और जो बनास की जो सभी साथी नदी है, यानी जो इसकी सहायक नदियां हैं वो, और उसी के बाद जो चंबल और जो चंबल की जो सहायक नदियां हैं ना, वो वे अपना जल संपूर्ण जल बंगाल की खाड़ी के अंदर उड़ेल देती है। यानी इन दोनों संभागों के अंदर यह सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है कि जो उदयपुर संभाग और जो कोटा संभाग है ना, उनकी जो अपवाह क्षेत्र है ना, उसके अंदर जो बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह क्षेत्र है ना, वह समान है। यहाँ पर फर्क केवल और केवल नदियों का है। किसका फर्क है, नदियों का फर्क है। उदयपुर के अंदर तो बनास नदी हो जाती है और जो कोटा संभाग है ना, उसके अंदर चंबल नदी हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो बनास नदी है ना, तो बनास के साथ बनास की साथी नदियाँ और जो चंबल नदी है ना,
तो चंबल के साथ तो चंबल की साथी नदियाँ, ये सभी नदियाँ जो मिलकर है ना, जो अपना जो जल है ना, तो अपना जल बंगाल की खाड़ी के अंदर उड़ेल देती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कि उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के अंदर क्या समानता है जल अपवाह तंत्र के प्रति। तो जल अपवाह तंत्र के प्रति यही समानता है तो कि उदयपुर के अंदर तो बनास नदी और कोटा के अंदर जो चंबल नदी है ना, वह अपना जल बंगाल की खाड़ी के अंदर उड़ेल देती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने कोटा संभाग पर पूरी जानकारी हासिल कर ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट संभाग है ना, वह हमारा भरतपुर संभाग होने वाला है कि भरतपुर संभाग के अंदर कौन कौन सी नदियों के अपवाह तंत्र है और कितनी दूरी पर है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा भरतपुर संभाग है ना, तो भरतपुर संभाग के अंदर क्या है, सबसे पहले तो है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र और इसी के साथ साथ यहाँ पर आंतरिक प्रवाह तंत्र का भी भाग है। क्या हो गया कि जो हमारा भरतपुर है ना, भरतपुर संभाग हो गया। तो भरतपुर संभाग के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर एक तो हो जाता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो गया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो गया, इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो गया, इसी के साथ साथ यहाँ पर आंतरिक अपवाह तंत्र का भी भाग है। यानी कि जो भरतपुर संभाग है ना, उसके अंदर हमारा बंगाल की खाड़ी का तो अपवाह तंत्र है, इसी के साथ साथ यहाँ पर आंतरिक अपवाह तंत्र भी आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि जो हमारा भरतपुर संभाग है ना, उसके अंदर बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह तंत्र यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो अपवाह तंत्र है ये, तो इनके अंदर कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो इनका भी हमको पता होना चाहिए। तो भरतपुर संभाग है ना, तो उसके अंदर जो बंगाल की खाड़ी का भाग है ना, तो बंगाल की खाड़ी के भाग में इसके अंदर आती है चंबल नदी। तो कौन सी नदी आ जाती है, चंबल नदी, जो अभी हमने जस्ट कोटा संभाग के अंदर पढ़ा है। यानी जो हमारा भरतपुर संभाग है ना, उसके अंदर भी हमारी जो है ना, वह चंबल नदी आती है। तो भरतपुर संभाग के अंदर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी आती है, तो उसके अंदर हमारी आ जाती है चंबल नदी आ जाती है। तो इसका तो हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो हमारा भरतपुर संभाग है ना, तो उसके अंदर कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है, तो उसका तो हमको 100% पता होना चाहिए। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा चंबल। क्या आंसर हो गया, चंबल। क्या हो गया आपका, चंबल नदी हो जाएगा, जो कि अभी हमने पढ़ी है, जो कि कोटा संभाग की भी नदी है। चंबल नदी आ जाता तथा रूपारेल व कांडू नदी आंतरिक प्रवाह का भाग है। और जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं ना, वह कौन सी हो जाती है यहाँ पर, जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं ना, तो वह हो गई यहाँ पर सबसे पहले तो हो जाती है रूपारेल। कौन सी हो गई, रूपारेल, और कौन सी हो गई, काकुड़ नदी। यानी जो भरतपुर संभाग है उसके अंदर कौन कौन सी नदी हो गई, तो भरतपुर संभाग के अंदर हमारी हो जाती है रूपारेल, और जो हमारी कौन सी होगी, तो दूसरी होगी हमारी काकुड़ी नदी अपवाह तंत्र है। तो भरतपुर संभाग के अंदर हमारी हो जाती है सबसे पहले, जो इसके अंदर अपवाह क्षेत्र की बात करें, तो इसके अंदर जो अपवाह क्षेत्र है ना, है तो एक तो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र है, उसके बाद है आंतरिक अपवाह का तंत्र का भाग है, और इसके अंदर जो है वह हो जाती है हमारी चंबल नदी, यानी जो बंगाल की खाड़ी का भाग है, तथा रूपारेल और कांडू नदी जो क्या है, जो कि हमारा क्या हो जाता है, जो कि आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। तो आपको यह याद रखना होगा। तो उसके बाद जो अगला हमारा नेक्स्ट संभाग है, तो वह हमारा कौन सा है, वह हमारा है जयपुर संभाग। तो अब हम जयपुर संभाग पर चर्चा करने वाले हैं कि जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन सी नदियां आती हैं। तो जयपुर संभाग के अंदर सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सा अपवाह तंत्र है। तो जयपुर संभाग के अंदर हमारा एक तो हमारा हो जाता है आंतरिक अपवाह तंत्र, और उसी के साथ साथ हमारा यहाँ पर हो जाता है बंगाल की खाड़ी अपवाह
तंत्र। तो यहाँ पे कौन कौन से अपोह तंत्र हो गए जयपुर के अंदर? जयपुर के अंदर एक तो हमारा हो जाता है आंतरिक अपोह तंत्र, यानी आंतरिक अपोह तंत्र हो गया, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हो जाता है बंगाल की खाड़ी का अपोह तंत्र। जयपुर संभाग के अंदर क्या हो गया? जयपुर संभाग के अंदर हमारा हो गया आंतरिक अपोह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपोह तंत्र हो गया। अगर हम बात करें कि जो हमारा जयपुर संभाग है तो उसके अंदर जो बंगाल की खाड़ी का जो अपोह तंत्र है ना, तो उसके अंदर कौन कौन सी नदी आती है? तो जयपुर संभाग के अंदर जो बंगाल की खाड़ी का जो अपोह तंत्र है ना, तो उसके अंदर जो नदी आती है ना, है तो सबसे पहले तो हम आती है हमारी मोरेल नदी। कौन सी नदी होगी? मोरेल नदी होगी, जो कि बंगाल की खाड़ी का भाग है। तो बंगाल की खाड़ी का कौन सा भाग है? मोरेल नदी हो जाती है। और जो मेंथा और तथा तो साबी नदी है ना, वह आंतरिक प्रवाह तंत्र का भाग है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो जयपुर संभाग है, तो जयपुर संभाग के आंतरिक अपोह तंत्र का भाग है, तो उसके अंदर कौन कौन सी नदी आती है? तो उसके अंदर हमारी मेंथा और हमारी साबी नदी इसके अंतर्गत आती है। यानी जो हमारा जयपुर संभाग है ना, तो जयपुर संभाग के अंदर क्या हो गया? जयपुर संभाग के अंदर हमारा आंतरिक प्लस बंगाल की खाड़ी का भाग आ गया। तो जयपुर संभाग के अंदर क्या आ गया? जयपुर संभाग के अंदर एक तो हो जाता है आंतरिक, और उसी के साथ साथ हो जाता है बंगाल की खाड़ी तंत्र का भाग इसके अंदर आ जाता है। फिर क्या है कि जो मोरेल नदी है ना, वह बंगाल की खाड़ी का भाग है। तो जो मोरेल नदी है वह किसका भाग है? तो जो मोरेल नदी है ना, वह बंगाल की खाड़ी का भाग है। तो यह हमको पता होना चाहिए। तथा जो मेंथा और जो साबी नदी है ना, वह आंतरिक प्रवाह तंत्र का भाग है। तो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जो मोरेल नदी है, तो मोरेल नदी का कौन सा अपोह तंत्र है? तो जो हमारी मोरेल नदी है ना, तो उसका जो अपोह तंत्र है ना, वह हो जाता है बंगाल की खाड़ी का भाग। यानी जो बंगाल की खाड़ी का जो भाग है ना, वह मोरेल नदी का अपोह तंत्र है। यानी मोरेल नदी बंगाल की खाड़ी के अंदर जो अपना जल है ना, वह उड़ेलती है। तथा इसी के साथ साथ मेंथा और जो साबी नदी है ना, वह कौन सी है? वह हमारी आंतरिक अपोह तंत्र का भाग है। और जो मेंथा और जो साबी नदी है वह क्या है? मेंथा और जो साबी नदी है ना, वह आंतरिक अपोह तंत्र का भाग है। तो सबसे पहले दोबारा से आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर के अंदर कौन कौन सा अपोह तंत्र है? तो जयपुर है ना, तो उसके अंदर हमारा सबसे पहला तो है आंतरिक अपोह तंत्र। फिर उसके अंदर आ जाता है हमारा बंगाल की खाड़ी का अपोह तंत्र। तो जो बंगाल की खाड़ी का अपोह तंत्र है ना, उसके अंदर कौन सी नदी आती है? उसके अंदर आती है मोरेल नदी। कौन सी नदी आ गई? उसके अंदर आ जाती है मोरेल नदी। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो जयपुर संभाग है ना, तो जयपुर संभाग के अंदर जो बंगाल की खाड़ी का जो अपोह तंत्र है, उसके अंदर कौन सी नदी आती है? तो उसके अंदर आती है मोरेल नदी। तथा इसी के साथ साथ है और जो आंतरिक प्रवाह का तंत्र है, उसके अंदर कौन सी नदी आती है? तो उसके अंदर हमारी आती है मेंथा और साबी नदी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट संभाग है, जो हमारा अगला संभाग है, तो वह हमारा है अजमेर संभाग। तो हम अजमेर संभाग पर, तो जो हमारा अगला है, तो अगला हमारा है अजमेर संभाग। तो अब हम अजमेर संभाग पर चर्चा कर लेते हैं। तो अजमेर संभाग के अंदर क्या है? अजमेर संभाग के अंदर तीनों अपोह तंत्रों का भाग है। यानी कि जो हमारा अजमेर संभाग है ना, तो अजमेर संभाग के अंदर जो तीनों के तीनों हमारे जो अपोह तंत्र है ना, यानी बंगाल की खाड़ी का अपोह तंत्र हो गया, अरब सागर का अपोह तंत्र हो गया, और साथ ही साथ जो आंतरिक प्रवाह का तंत्र हो गई। तो ये तीनों के तीनों आपको अजमेर संभाग में देखने को मिलने वाले हैं। तो जो सबसे पहला है ना आंतरिक प्रवाह का भाग, तो उसके अंदर आ जाती है हमारी रूपनगढ़ नदी।
यानी अजमेर संभाग के अंदर जो आंतरिक प्रवाह है ना, तो आंतरिक प्रवाह अजमेर संभाग के अंदर हो जाता है, किसका हो जाता है, रूपनगढ़ नदी का। यानी अजमेर संभाग के अंदर जो आंतरिक प्रवाह करती जो नदी है ना, वह हमारी है रूपनगढ़ नदी है। उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है अरब सागर का भाग। यानी अरब सागर के भाग के अंदर कौन कौन सी नदी आती है, तो अरब सागर के अंदर आती है लूनी नदी। तो अरब सागर के अंदर कौन सी नदी है, अरब सागर के अंदर हमारी आ गई लूनी नदी। तो अरब सागर के अंदर हमारी कौन सी नदी आ गई, तो अरब सागर के अंदर हमारी आ जाती है लूनी नदी। यानी अरब सागर के अंदर हमारी लूनी नदी आ जाती है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद है जो बंगाल की खाड़ी का जो अपुआ क्षेत्र है ना, तो बंगाल की खाड़ी अपुआ क्षेत्र के अंदर खारी और डाई नदी आती है। यानी जो हमारा बंगाल का खाड़ी का जो भाग है ना, उसके अंदर हमारी खारी और इसी के साथ साथ इसी के अंदर डाई नदी भी आ जाती है। यानी जो हमारा अजमेर संभाग है ना, तो अजमेर संभाग के अंदर हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इसके अंदर तीनों प्रकार के जल प्रवाह पाए जाते हैं। तो यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा हमारा एक कौन सा संभाग है जिसके अंदर तीनों प्रकार के जल प्रवाह पाए जाते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अजमेर संभाग। अजमेर संभाग ही एक ऐसा संभाग है जिसके अंदर तीनों प्रकार के जल प्रवाह पाए जाते हैं। कौन से तीनों प्रकार के जो है वह जल प्रवाह पाए जाते हैं। तो वे तीनों कौन कौन से हो गए, तो सबसे पहला तो हो जाता है इसी के अंदर आंतरिक प्रवाह का जल क्षेत्र हो गया। उसी के बाद आ जाता है इसके अंदर अरब सागर का प्रवाह क्षेत्र, कौन सा आ गया, अरब सागर का आ गया। उसके बाद इसी के अंदर आ जाता है डाई नदी आ जाता है, डाई नदी का। उसके बाद आ जाता है बंगाल की खाड़ी का अपुहा क्षेत्र। तो जो आंतरिक हमारा जल प्रवाह है अजमेर संभाग के अंदर, तो उसके अंदर कौन सी नदी आती है, तो उसके अंदर आ जाती है रूपनगढ़ नदी। यानी जो अजमेर संभाग है, अजमेर संभाग के अंदर जो तीनों अपोहा तंत्रों का भाग है, तो उसके अंदर जो आंतरिक प्रवाह है जल प्रवाह है, यानी जो आंतरिक प्रवाह का भाग है, उसके अंदर कौन सी नदी आती है, तो उसके अंदर हमारी रूपनगढ़ नदी आती है। कौन सी नदी आ जाती है, हमारी रूपनगढ़ नदी इसके अंदर आ जाती है, जो कि आंतरिक प्रवाह का भाग है। फिर है लूनी नदी। तो लूनी नदी किसका भाग है, तो लूनी नदी है ना, वह हमारा अरब सागर का भाग है। यानी लूनी नदी अरब सागर का भाग है। यानी अरब सागर का अपुहा तंत्र है वह कौन सी है, तो वह हमारी है लूनी नदी है। तथा इसी के साथ साथ खारी और जो डाई है ना, वह कौन सी हो जाती है, खारी और डाई है ना, वह बंगाल की खाड़ी का भाग है। तो बंगाल की खाड़ी का कौन सा भाग है, तो बंगाल की खाड़ी का जो भाग है वह हमारी खारी और जो डाई नदियां हैं। तो जो हमारा अजमेर संभाग है उसके अंदर क्या है, अजमेर संभाग के अंदर जो तीनों अपोहा तंत्र है ना, उसका इसी के अंदर भाग है। फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारा कौन सा आ जाता है, तो आगे हमारा आ जाता है सीकर संभाग। यानी अब हम सीकर संभाग पर चर्चा करने वाले हैं। यह संभाग केवल आंतरिक अपोहा तंत्र का भाग है। यानी जो सीकर संभाग है ना, तो सीकर संभाग के अंदर केवल और केवल आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ बहती है। यानी सीकर के अंदर आंतरिक जल प्रवाह तंत्र का ही भाग है। जैसे कि इसके अंदर एक तो आ जाती है कांतली नदी। कौन सी नदी आ जाती है इसके अंदर, कांतली नदी आ जाती है। और इसी के साथ साथ इस संभाग के अंदर चूरू नदी नहीं है। यानी इस संभाग के चूरू में कोई भी नदी नहीं है। यानी सीकर संभाग के चूरू जिले के अंदर एक भी नदी नहीं है। और जो सीकर संभाग है ना, तो इस संभाग के अंदर केवल और केवल जो आंतरिक अपोहा तंत्र का भाग है ना, वही आता है। तो यह भी आपके लिए याद रखने का पॉइंट है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसके अंदर केवल आंतरिक जल प्रवाह का तंत्र है, तो वह हो जाएगा सीकर संभाग। तो आपको यह याद रखना होगा कि सीकर संभाग के अंदर केवल और केवल आंतरिक जल प्रवाह तंत्र ही है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट संभाग है वह हमारा हो जाता है पाली संभाग। तो अब हम बिना किसी देरी के
पाली संभाग पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो पाली संभाग के अंदर क्या हो गया कि यह संभाग केवल अरब सागर अपोह तंत्र का भाग रखता है। यानी जो पाली संभाग है ना, तो यह संभाग केवल और केवल अरब सागर अपोह तंत्र का भाग रखता है। जैसे पश्चिमी बनास और लूनी नदी, क्या क्या हो गया, तो पाली संभाग के अंदर यह संभाग केवल अरब सागर का अपोह तंत्र का भाग है, जैसे पश्चिमी बनास और लूनी नदी हो गई। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा है बांसवाड़ा संभाग। तो अब हम बांसवाड़ा संभाग पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो बांसवाड़ा संभाग है ना हमारा, यह संभाग केवल अरब सागर अपोह तंत्र का भाग रखता है। यानी कि जो हमारा बांसवाड़ा संभाग है ना, तो यह संभाग केवल और केवल जो अरब सागर अपोह तंत्र है ना, तो यह संभाग हमारा अरब सागर अपोह तंत्र का ही भाग रखता है। जैसे हमारा माही हो गया, सोम हो गया और जाखम नदियाँ हो गई। तो कौन कौन सी हो गई, इसी के साथ साथ इसके अंदर माही हो गई, सोम हो गई और जाखम नदियाँ हो गई। यानी कि जो हमारा बांसवाड़ा संभाग है ना, तो बांसवाड़ा संभाग क्या हो गया, तो यह संभाग केवल अरब सागर अपोह तंत्र का भाग रखता है। जैसे माही, सोम और जाखम नदियाँ हो गई। फिर क्या है, भारत के कुल सतही जल का राजस्थान के अंदर हिस्सा 1.04 है। यानी भारत के अंदर जो कुल सतही जल है ना, उसका जो राजस्थान के अंदर हिस्सा है ना, वह 1.04% है। और देश के कुल भूमिगत जल स्रोत का राज्य का हिस्सा वह 3.50 है। सतही जल का तो है 1.04 और जो भूमिगत जल है ना, उसका है 3.50। तो यह आपको याद होना चाहिए, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद हम जो अभी हमने पढ़े है ना संभागों का जो अपोह तंत्र है, उन पर थोड़ी सी बारीकी सी नज़र इन पर थोड़ी सी और डाल लेते हैं, ताकि हमको यह अच्छी तरह उससे याद हो जाए। तो सबसे पहला क्या हो गया, पहला हो गया हमारा जो संभाग का जो अपोह तंत्र है ना, उसके अंदर इनके कौन कौन से योगदान है। तो सबसे पहला तो यह इसके अंदर आ जाएगा हमारा बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग के अंदर क्या आ गया, बीकानेर संभाग के अंदर आ गया कि इसके अंदर आंतरिक अपोह तंत्र का भाग है। यानी कि जो हमारा बीकानेर संभाग है ना, इसी के अंदर आंतरिक अपोह तंत्र का भाग है। जैसे कि घग्गर नदी हो गई। यानी जो बीकानेर संभाग है, तो बीकानेर संभाग के अंदर कौन सा हो गया, तो बीकानेर संभाग के अंदर केवल और केवल आंतरिक जल प्रवाह का ही भाग है। उसी बीकानेर की तरह ही जो सीकर है ना, उसी के अंदर केवल और केवल आंतरिक अपोह तंत्र का ही भाग है। तो राजस्थान के ऐसे कौन से 2 संभाग हैं जिनमें केवल और केवल आंतरिक अपोह तंत्र का ही भाग है, तो वे कौन कौन से हो जाएंगे, तो वह हमारा हो जाएगा बीकानेर संभाग और इसी के साथ साथ हमारा हो जाएगा सीकर संभाग। और एक क्वेश्चन यह है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ से एक भी नदी नहीं गुजरती है, वह हो जाएगा चूरू जिला। यानी राजस्थान के चूरू जिले से एक भी नदी नहीं गुजरती है। तो जो बीकानेर का जो आंतरिक प्रवाह का तंत्र है, तो उसके अंदर कौन सी नदी आती है, तो बीकानेर का जो आंतरिक प्रवाह का तंत्र है ना, उसके अंदर जो नदी आती है ना, वह है घग्गर। यानी बीकानेर की आंतरिक प्रवाह के अंदर घग्गर नदी आती है। फिर जो अगला है ना हमारा, वह हो जाएगा जोधपुर संभाग। अगला कौन सा संभाग हो गया, अगला हो गया जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग के अंदर क्या है कि जोधपुर संभाग के अंदर आंतरिक और अरब सागर अपोह तंत्र का भाग है। आंतरिक और कौन सा है, आंतरिक के साथ साथ कौन सा, चलो हम दोबारा से लिख लेते हैं इनको, कौन कौन से हैं जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर एक तो हमारा हो जाता है आंतरिक, और इसी के साथ साथ इसी के अंदर हो जाता है हमारा अरब सागर का अपोह तंत्र। यानी जोधपुर के अंदर हमारा आंतरिक और अरब सागर अपोह तंत्र दोनों के दोनों यहाँ पर ही है। अगर हम बात करें कि जो अरब सागर का भाग है, उसके अंदर कौन सी नदी आती है, तो जो अरब सागर का भाग है ना, उसके अंदर आती है हमारी लूनी नदी। यानी अरब सागर के अपोह तंत्र के अंदर हमारी लूनी नदी आ जाती है। और उसी के साथ साथ जो हमारा आंतरिक जल प्रवाह है ना, तो आंतरिक जल प्रवाह के अंदर हमारी जो नदी आती है ना, वह हमारी आती है कांकनी नदी। तो कौन सी नदी आती है आंतरिक जल प्रवाह के अंदर, तो आंतरिक जल प्रवाह के अंदर हमारी कांकनी नदी आती है। तो यह आपको अच्छी तरह से याद करना होगा। फिर जो अगला हमारा है, तो अगला हमारा क्या हो गया,
अगला हमारा हो गया उदयपुर संभाग। तो अब हम उदयपुर संभाग पर भी चर्चा कर लेते हैं कि उदयपुर संभाग के अंदर क्या कुछ खास है। तो उदयपुर संभाग के अंदर जो है ना अपोह तंत्र है ना, वह कौन कौन सा है। उसके अंदर हमारा एक तो है अरब सागर का अपोह तंत्र, और इसी के साथ साथ यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी का अपोह तंत्र। तो उदयपुर संभाग के अंदर कौन कौन सी अपोह तंत्र है। तो उदयपुर संभाग के अंदर हमारा एक तो हो जाता है अरब सागर का वाला, और एक हमारा हो गया बंगाल की खाड़ी का अपोह तंत्र। तो जो बनास और जो बनास की सहायक नदियाँ हैं ना, वह तो बंगाल की खाड़ी का अपोह तंत्र है। तो बंगाल की खाड़ी का अपोह तंत्र कौन सा है उदयपुर संभाग के अंदर, बनास नदी हो गई, और जो इसकी सहायक नदी है ना वह हो गई। और फिर क्या है उसके बाद, क्या उसके बाद है और सोम तो तथा जो जाखम नदियाँ हैं ना, सोम और जो जाखम नदी है ना, वह अरब सागर का अपोह तंत्र का भाग है। तो सोम और जाखम, और जो सोम और जाखम है ना, वह हमारा अरब सागर का अपोह तंत्र है। तो आपको याद होना चाहिए ये अच्छी तरह से कि जो हमारा जो बंगाल की खाड़ी का अपोह तंत्र है वह कौन सा हो जाएगा। तो वह हमारी हो जाएगी बनास और इसकी सहायक नदियाँ, और जो अरब सागर का अपोह तंत्र है ना, उसके अंदर आ जाएगी सोम और जाखम। तो अब जो हमारा संभाग है वह हमारा है कोटा संभाग। तो उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। तो जो कोटा संभाग है ना, उसके अंदर क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी का ही यह भाग है, जैसे चंबल तथा इसकी सहायक नदियां हो गई। यानी जो हमारा कोटा संभाग है ना, तो कोटा संभाग के अंदर बंगाल की खाड़ी का भाग हो गया, और इसी के साथ साथ यहाँ पर चंबल तथा जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उसका भाग हो जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट संभाग है वह हमारा है भरतपुर संभाग, जिसको हमने जब पहली बार हिट डाउन किया था ना, उसमें इसको नहीं पढ़ पाए। तो अब इसको मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ कि जो भरतपुर संभाग है ना, उसके अंदर बंगाल की खाड़ी प्लस आंतरिक अपोह तंत्र का भाग है। जो भरतपुर संभाग है ना हमारा, तो भरतपुर संभाग के अंदर कौन कौन से अपोह तंत्र है। तो भरतपुर के अंदर सबसे पहला तो हमारा हो गया बंगाल की खाड़ी का अपोह तंत्र, और इसी के साथ साथ इसी के अंदर है आंतरिक अपोह तंत्र भी यहीं पर स्थित है। यानी भरतपुर संभाग के अंदर बंगाल की खाड़ी का अपोह तंत्र और आंतरिक अपोह तंत्र इसी के अंदर स्थित है। जैसे बंगाल की खाड़ी का कौन सा भाग है, चंबल नदी। तो बंगाल की खाड़ी का कौन सा भाग आ गया, तो बंगाल की खाड़ी का आ गया चंबल तथा रूपारेल तथा काकुड़ नदी आंतरिक अपोह तंत्र का भाग है, तथा जो रूपारेल और जो काकुड़ नदी है वह आंतरिक अपोह तंत्र का भाग है। तो यानी जो हमारा भरतपुर संभाग है ना, तो भरतपुर संभाग के अंदर क्या हो गया, तो भरतपुर संभाग के अंदर बंगाल की खाड़ी और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वह आंतरिक अपोह तंत्र का भाग है। यानी भरतपुर संभाग के अंदर बंगाल की खाड़ी और आंतरिक अपोह तंत्र का भाग है। जैसे कि जो बंगाल की खाड़ी का जो भाग है ना, उसके अंदर तो आती है चंबल नदी। यानी जो बंगाल की खाड़ी का भाग है उसके अंदर कौन सी नदी आ गई, तो उसके अंदर आ जाएगी चंबल नदी। तथा जो रूपारेल और जो काकुड़ नदी है ना, वह आंतरिक जल प्रवाह का है। यानी जो रूपारेल और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो रूपारेल के साथ जो काकुड़ नदी है ना, वह आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट संभाग है वह हमारा है जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग के अंदर क्या है, जयपुर संभाग के अंदर एक तो हमारा आंतरिक हो गया, और इसी के साथ साथ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का अपोह क्षेत्र हो गया। यानी जयपुर संभाग के अंदर आंतरिक और बंगाल की खाड़ी का अपोह क्षेत्र है। जैसे मोरेल नदी जो कि बंगाल की खाड़ी का भाग है, तथा मेंथा और साबी नदी जो आंतरिक अपोह तंत्र का भाग है। उसके बाद अगला है हमारा अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के अंदर क्या है, यह तीनों अपोह तंत्रों का भाग है। यानी जो हमारा अजमेर संभाग है ना, तो अजमेर संभाग हमारा तीनों अपोह तंत्रों का भाग है। जैसे रूपनगढ़ नदी हो गया जैसे आंतरिक प्रवाह का भाग, लूनी नदी हो गया अरब सागर का भाग, तथा खारी नदी हो गया
डाई नदी हो गया जो कि बंगाल की खाड़ी का भाग है। उसके बाद अगला है हमारा सीकर संभाग। तो सीकर संभाग का क्या है? तो सीकर संभाग का हो गया यह संभाग केवल आंतरिक अपोह तंत्र का भाग है। यानी कि जो हमारा सीकर संभाग है ना, तो सीकर संभाग का क्या हो गया? तो सीकर संभाग यह संभाग केवल आंतरिक अपोह तंत्र का ही भाग है। यानी जो सीकर संभाग है ना, ये आंतरिक अपोह तंत्र का भाग है कि सीकर संभाग के अंदर ओनली ऑन आंतरिक प्रवाह की नदियाँ बहती है, जैसे कांतली नदी हो गई। और जो हमारा चूरू जिला है ना, तो चूरू जिले के अंदर एक भी नदी नहीं बहती है। ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर एक भी नदी नहीं बहती है? तो चूरू जिला ऐसा जिला है जिसके अंदर एक भी नदी नहीं बहती है। उसके बाद अगला हमारा जाता है पाली संभाग। तो पाली संभाग के अंदर क्या है? इस संभाग में केवल अरब सागर अपोह तंत्र का भाग रहता है। यानी जो पाली संभाग है ना, तो इस संभाग में केवल अरब सागरीय अपोह तंत्र का भाग रहता है। जैसे पश्चिमी बनास और लूनी नदी क्या हो गया पाली संभाग के अंदर? तो पाली संभाग के अंदर यह संभाग के अंदर केवल अरब सागर और अपोह तंत्र का ही भाग रहता है, जैसे पश्चिमी बनास हो गया और लूनी नदी हो गया। फिर जो हमारा अगला नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा है बांसवाड़ा संभाग। अगला हमारा कौन सा है? अगला है हमारा बांसवाड़ा संभाग। तो यह संभाग केवल अरब सागर अपोह तंत्र का भाग रखता है। यानी जो हमारा बांसवाड़ा संभाग है ना, तो बांसवाड़ा संभाग, तो यह संभाग केवल अरब सागर जो अपोह तंत्र है ना, उसी का भाग रखता है, जैसे माही, सोम तथा जाखम नदियाँ हो गया। फिर क्या है कि भारत के अंदर जो कुल स्थायी जल है ना, तो कुल स्थायी जल का जो राजस्थान के अंदर हिस्सा है ना, वह 1.4% है। यानी भारत में के अंदर जो कुल स्थायी जल है ना, तो कुल स्थायी जल का जो राजस्थान के अंदर हिस्सा है ना, वह 1.4% है। और जो भूमिगत जल है ना, तो भूमिगत जल का जो हिस्सा है ना, वह हमारा है 3.50%। यानी देश के अंदर जो भूमिगत जल का हिस्सा है ना, वह 3.50% है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है कि राजस्थान के अंदर जो प्रमुख नदियों का राज्य के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो बनास नदी है ना, तो बनास नदी राजस्थान के अंदर 27.50% जल ग्रहण करती है। यानी बनास नदी 27.50% जल ग्रहण करती है। उसके बाद है लूनी नदी। जो लूनी नदी है ना, तो लूनी नदी 20.21% जल कवर करती है। यानी जो लूनी नदी है वह कितना जल कवर करती है? जो लूनी नदी है ना, तो लूनी नदी 20.21% जल को कवर करती है। कितना करती है लूनी नदी? तो लूनी नदी 20.21% जल को कवर करती है। उसके बाद है चंबल नदी। तो चंबल नदी कितने प्रतिशत जल को कवर करती है? तो चंबल नदी 17.18% जल को कवर करती है। चंबल नदी कितने जल को कवर करती है? तो चंबल नदी 17.18% जल को कवर करती है। उसके बाद अगली हमारी है बाणगंगा एवं गंभीरी नदी। तो ये कितने जल को कवर करती है? ये 8.47% जल को कवर करती है। यानी जो बाणगंगा और जो गंभीरी नदी है ना, वह 8.47% जल को कवर करती है। और इसी के साथ साथ जो हमारी पश्चिमी बनास है ना, तो पश्चिमी बनास 1.77% जल को कवर करती है। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है ना, यह इम्पोर्टेंट है। कैसे? ये आपसे पूछ लिया जाए कि जो राजस्थान की जो मुख्य नदियाँ हैं, यानी राजस्थान की जो मुख्य नदियों का राज्य में जो कुल जल ग्रहण है उसका प्रतिशत कितना है, तो वह आप बताओ। तो सबसे पहले अगला आपसे पूछ लेता है कि जो बनास नदी है ना, तो बनास नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह कितना है? तो बनास नदी का जो जल ग्रहण है वह 27.50 है। तो आप मेरे साथ सभी दोहराइए कि जो बनास नदी है, जो बनास नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह कितना है? तो बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना हो जाता है? उसका हो जाता है 27.50। तो बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना हो गया? 27.50। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी नदी है, तो दूसरी हमारी नदी कौन सी है? तो दूसरी जो हमारी नदी है ना, वह हमारी है लूनी नदी।
दूसरी हमारी कौन सी नदी है? तो दूसरी हमारी है लूनी नदी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो लूनी नदी है वह कितने प्रतिशत जल को कवर करती है? तो लूनी नदी 20.21% जल को कवर करती है। लूनी नदी कितने जल को कवर करती है? तो लूनी नदी है ना वह हमारी क्या हो गया 20.21% जल को कवर करती है। तो आपको यह याद रखना है कि लूनी नदी 20.21% जो जल है ना उसको केवल लूनी नदी अकेले कवर करती है, और जो बनास नदी है वह है 27.50। यानी जो हमारी बनास नदी है ना वह कुल नदियों का 27.50% जल ग्रहण करती है। यानी जो सबसे ज़्यादा जो कुल जल ग्रहण का क्षेत्र है ना वह हमारी बनास नदी का है। यानी इसको हम यह भी कह सकते हैं कि जो बनास नदी है ना वह राजस्थान के अंदर कुल नदियों में जल ग्रहण करने वाली नदियों के अंदर अपना पहला स्थान 27.50% के साथ रखती है। तो यह भी हमको इसको कह सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ये 6 के 6 टॉपिक, ये 6 की 6 जो नदियाँ हैं ना ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इनको आपको इस तरह तैयार करना है ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो बनास नदी कितना प्रतिशत जल ग्रहण करती है? 27.50। लूनी नदी, तो लूनी नदी है ना हमारी वह हमारा 20.21% जल को कवर करती है। तो लूनी नदी है ना तो लूनी नदी कितने जल को कवर करती है? तो लूनी नदी 20.21% जल को कवर करती है। तो सेकंड नंबर पर आती है हमारी लूनी नदी। तो लूनी नदी कितने जल को कवर करती है? तो लूनी नदी 20.21% जल को कवर करती है। तो यानी यहाँ पर भी आपके लिए लूनी नदी सेकंड नंबर पर रहने वाली है। तो आपको इनके साथ इनके प्रतिशत भी याद होने चाहिए। तो बनास नदी का 27.50, और फिर सेकंड पर आ गई लूनी। लूनी का कितना हो गया 20.21%। तो लूनी का कितना हो गया? लूनी का हमारा हो जाएगा 20.21%। लूनी का कितना हो गया? लूनी का हमारा हो गया 20.21%। उसके बाद अगली हमारी है चंबल नदी। तो चंबल नदी का क्या हो गया? जो हमारी चंबल नदी है ना तो चंबल नदी का क्या हो गया? तो तुम्हारी चंबल नदी है ना चंबल नदी आ जाती है 17.18% के साथ थर्ड नंबर पर। तो चंबल नदी कितने नंबर पर आती है? तो जो हमारी चंबल नदी है वह कितने प्रतिशत एरिया को कवर करती है? तो चंबल नदी हमारी 17.18% जो एरिया है ना उसको कवर के लिए चंबल नदी करती है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो थर्ड नंबर पर जो हमारी चंबल नदी आती है वह राजस्थान की नदियों का कितना प्रतिशत एरिया कवर करती है? तो वह 17.18% एरिया को कवर करती है। उसके बाद अगली हमारी आ जाती है माही नदी। तो माही नदी कितने एरिया को कवर करती है? तो जो हमारी माही नदी है ना वह 9.46% एरिया को कवर करती है। यानी जो हमारी माही नदी है तो माही नदी क्या हो गया? तो माही नदी 9.46% एरिया को कवर करती है। कौन करती है? माही नदी। तो माही नदी कितने एरिया को कवर करती है? माही नदी 9.46% एरिया को कवर करती है। उसके बाद है हमारी बाणगंगा व गंभीरी नदी। यानी जो हमारी बाणगंगा और जो हमारी गंभीरी नदी है वह कितने प्रतिशत एरिया को कवर करती है? वह करती है 8.47% एरिया को कवर करती है। यानी जो हमारी बाणगंगा और जो हमारी गंभीरी नदी है वह कितने प्रतिशत एरिया को कवर करती है? तो वह हमारी 8.47% एरिया को कवर करती है। तो यह भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद आ जाती है हमारी पश्चिमी बनास नदी। तो पश्चिमी बनास नदी 1.77% एरिया को कवर करती है। तो जो पश्चिमी बनास नदी है वह कितने एरिया कवर करती है? वह 1.77% एरिया को कवर करती है। तो जल ग्रहण का अर्थ क्या हो जाता है? तो जल ग्रहण का अर्थ क्या हो गया?
तो जल ग्रहण का अर्थ हो गया कि एक नदी जो किसी क्षेत्र में जल बहाकर लाती है, यानी जो एक नदी है वह किसी क्षेत्र में जो जल बहाकर लाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जल ग्रहण। फिर है अपवाह श्रेणी। अपवाह श्रेणी क्या हो गया, एक नदी या उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र अपवाह श्रेणी कहलाती है। अपवाह श्रेणी क्या हो गया, एक श्रेणी एवं जो उसकी सहायक नदियां हैं ना, तो जो सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है ना वह अपवाह श्रेणी कहलाता है। तो यह भी आपको याद रखना होगा। जो आज हमने पढ़ा है ना, तो आज हमने साथ ही साथ राजस्थान के जो हमारे 10 नए संभाग है ना उनको भी जाना है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के संभाग कौन कौन से हैं, तो राजस्थान के कौन कौन से संभाग हैं। सबसे पहला तो हो जाता है हमारा बीकानेर संभाग। कौन सा हो गया, एक नंबर ऊपर हो गया हमारा बीकानेर संभाग। आपको यह याद रखना है कि सबसे पहला जो संभाग है वह बीकानेर संभाग है। उसके बाद हमारा है जोधपुर संभाग। उसके बाद हमारा कौन सा हो गया, उसके बाद जो हमारा 2 नंबर कौन सा है, 2 नंबर हमारा है जोधपुर संभाग। 2 नंबर पर कौन सा हो गया, 2 नंबर पर हो गया जोधपुर। 3 नंबर पर कौन सा संभाग हो गया, 3 नंबर पर हमारा हो गया उदयपुर संभाग। तो 3 नंबर पर कौन सा संभाग है, 3 नंबर पर है उदयपुर संभाग। 4 नंबर पर है कोटा संभाग। 4 पर कौन सा है, 4 पर है कोटा संभाग। 5 पर कौन सा है, 5 पर है भरतपुर संभाग। 5 पर कौन सा है, 5 पर है भरतपुर संभाग। 6 पर कौन सा है, 6 पर है जयपुर संभाग। 6 पर कौन सा है, 6 पर है जयपुर संभाग। 7 पर कौन सा है, 7 पर है अजमेर संभाग। 7 पर कौन सा है, 7 पर है अजमेर संभाग। 8 पर कौन सा है, 8 पर है सीकर संभाग। 8 पर कौन सा हो गया, 8 पर हो गया सीकर संभाग। 8 पर कौन सा हो गया, सीकर संभाग। 9 पर कौन सा हो गया, 9 पर हो जाएगा पाली संभाग। 9 पर कौन सा हो गया, 9 पर हो गया पाली संभाग। 9 पर कौन सा हो गया, 9 पर हो गया पाली संभाग। और 10 पर कौन सा हो गया, 10 पर हो गया बांसवाड़ा संभाग। 10 पर कौन सा हो गया, 10 पर हो गया हमारा बांसवाड़ा संभाग। तो इस प्रकार से हमारे संभाग है। तो हमारे संभाग कौन कौन से हो गए, सबसे पहला तो हो जाता है हमारा बीकानेर संभाग। उसके बाद हमारा जोधपुर संभाग। उसके बाद हमारा उदयपुर संभाग। उसके बाद हमारा कोटा संभाग। उसके बाद हमारा भरतपुर संभाग। उसके बाद हमारा जयपुर संभाग। उसके बाद हमारा अजमेर संभाग। उसके बाद हमारा सीकर संभाग। उसके बाद हमारा पाली संभाग। उसके बाद हमारा बांसवाड़ा संभाग। और जो भारत के अंदर है जो कुल सतही जल है ना, उसका जो राजस्थान के अंदर हिस्सा है ना वह है 1.04%। यानी भारत के जो कुल सतही जल है ना, भारत का जो जल जो स्थल के ऊपर है उसके अंदर जो राजस्थान का हिस्सा है ना वह 1.04% है। और भारत देश का जो देश के अंदर जो कुल भूमिगत जल का स्रोत है ना, तो भूमिगत जल का जो स्रोत का हिस्सा है ना वह 3.50% है। और जो राजस्थान के अंदर जो नदियां हैं ना, तो जिनका कुल ग्रहण क्षेत्र कितना है, यानी जो बनास नदी है ना, तो उनका कुल जल ग्रहण क्षेत्र वह है 27.50। बनास का कितना हो गया 27.50। लूनी का कितना हो गया, लूनी का हो गया 20.21। चंबल का कितना हो गया, चंबल का हो गया 17.18। माही का कितना हो गया, माही का हो जाएगा 9.46। बाणगंगा वही गंभीरी का कितना हो गया, तो बाणगंगा और जो गंभीरी है ना उसका हो जाएगा 8.47। और जो पश्चिमी बनास है उसका कितना है, तो पश्चिमी बनास का हो जाएगा 1.77। तो यह आपको याद रखनी है। और उसके साथ साथ क्या है, जो जल ग्रहण का अर्थ है क्या है, यानी एक नदी जो किसी क्षेत्र में जल बहाकर लाती है ना वह जल ग्रहण कहलाता है। तो जल ग्रहण क्यों क्या कहलाता है, तो एक नदी जो किसी क्षेत्र में जो जल बहाकर लाती है उसको जल ग्रहण कहते हैं। और जो अगला है अपवाह श्रेणी। अपवाह श्रेणी क्या हो गया, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों का जो अपवाह है क्षेत्र है ना अपवाह श्रेणी कहलाता है। अपवाह श्रेणी क्या हो गया, तो एक नदी व उसकी जो सहायक नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है ना वह अपवाह श्रेणी कहलाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।